आयशा दिल्ली की हलचल भरी सड़कों पर रहने वाली और काम करने वाली एक 32 साल की मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है। पिछले 10 साल से भी ज़्यादा समय से वो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर और पैनिक डिसऑर्डर के भारी बोझ को ढो रही है। ये क्लिनिकल कंडीशंस अकेले में नहीं उभरी हैं। वे उसके बचपन से बने कॉम्प्लेक्स साइकोसोशल इश्यूज से पैदा हुई हैं। गहरे में ये सोशल इश्यूज इन बीमारियों का कारण बना रहे थे। उसके पर्सनैलिटी ट्रेड्स उसके संघर्ष के नींव बने। वो क्लासिक परफेक्शनिस्टिक थी, जो मानती थी कि कोई भी गलती उसे रिजेक्शन का इनविटेशन देगी, और एक क्रोनिक पीपल प्लीजर थी, जो किसी की भी एक्सपेक्टेशन पर हमेशा हाँ कह देती थी, चाहे वह कितना भी ड्रेनिंग लगे, थका देने वाला लगे। यह पैटर्न कोई संयोग नहीं था, यह सीधे उसके फैमिली डायनेमिक्स से निकला था। बड़े होते हुए उसकी मदर लगातार क्रिटिकल रहती थी। उसके जो ज़्यादा सफल कज़न थे उनसे उसकी तुलना करती थी, और किसी भी इमोशन को दिखाने पर उसे शर्मिंदा करती थी, और बड़े तीखे कमेंट देकर कहती थी, रोना बंद करो, तुम बहुत सेंसिटिव हो, कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा अगर तुम ऐसे ही एक कमज़ोर लड़की बनी रहोगी। उसके पापा इमोशनल रूप से एब्सेंट रहे, अपने काम और अपनी चुप्पी की दुनिया में डूबे रहे, जिससे आयशा को हमेशा अंधेरे में रहने और किसी के प्यार के लायक ना होना जैसी सेंस उसमें बनी रही। इन एक्सपीरियंसेस ने उसके मन में खुद के बारे में बहुत गहरे में नेगेटिव बिलीफ्स बना दिए, जो रोज उसके मन में इको करते थे, गूंजते थे, कि मैं कोई भी काम सही से नहीं करती, बिल्कुल भी अच्छे से अपने काम नहीं निपटाती, अगर लोग सच में जान लें कि मैं असल में कैसी हूं तो वो मुझे छोड़ देंगे, मेरी तभी इज्जत है जब मैं बहुत परफेक्टली परफॉर्म कर रही हूँ या जब दूसरों की मदद कर रही हूँ। इस सब के ऊपर उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी इमेज इश्यूज थे, और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की स्ट्रगल से गुजर रही थी। आयशा अपने वेट और ओवरऑल अपीयरेंस के बारे में काफ़ी सेल्फ कॉन्शियस रहती थी। वो बार बार शीशे में अपनी शक्ल देखती थी, बॉडी देखती थी, बहुत ही खुले कपड़े चुनती थी जो उसके फिगर को हाइड करते थे, और तस्वीरें लेना पसंद नहीं करती थी। पब्लिक में दिखना भी उसको पसंद नहीं था, इस वजह से वो पब्लिक सिचुएशन को अवॉइड करती। यह लो सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके सोशल फियर्स को एम्पलीफाई करता था, बढ़ा देता था, जिससे उसे ग्रुप सेटिंग्स में या तो बहुत पीछे रहने की आदत थी या उसको बहुत ही बदसूरत महसूस होता था, जो बदले में उसकी एंजाइटी की साइकिल को फ्यूल देता था, बढ़ावा देता था। उसके सिम्टम्स कुछ इस तरीके से मैनिफेस्ट होते थे कि धीरे धीरे उसकी दुनिया श्रिंक होती गई। प्रोफेशनल सेटिंग में अपने वर्क प्लेस पर वो क्लाइंट के साथ मीटिंग्स को और ऑफिस पार्टीज को अवॉइड करती थी, क्योंकि उसे जजमेंट का फियर सताता था। अक्सर एक्सक्यूजेस बनाकर दूर से ही काम करती थी, वर्क फ्रॉम होम करने का बहाना ढूंढती थी, भले ही इसका असर उसके करियर के डेवलपमेंट पर भी पड़ सकता था, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज को मिस कर रही थी। घर पर उसका माइंड जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर से घिरा रहता था। उसके मन में बहुत तेज चिंताएं चलती थीं, स्पाइरल चलते थे, चिंता का एक बवंडर चलता था। सारा समय वो बस सोचती रहती थी कि अगर मैं इस काम में फेल हो गई और लोगों ने ये पहचान लिया तो वो कहेंगे कि मैं एक फ्रॉड हूँ। क्या होगा अगर फैमिली की एक्सपेक्टेशंस आखिरकार मुझे इनएडिक्वेट, नाकाबिल साबित कर दें। ये थॉट्स शायद ही कभी रुकते थे, जिससे इमोशनल और फिजिकल एग्जॉशन होती थी। पैनिक डिसऑर्डर ने अचानक से बहुत तेजी से आने वाली एंजाइटी के अटैक जोड़ दिए। दिल तेजी से धड़कता था, सांस नहीं आती ऐसा लगता था कि जैसे उसकी छाती पे कोई भार पड़ा है। चक्कर सा महसूस होता था, लगता था कि वो मर जाएगी, उसका दिमाग खराब हो रहा है उसको लगता था। ये अटैक्स क्राउडेड मार्केट में, किसी टेंशन वाली फैमिली गैदरिंग में, या बिना किसी वार्निंग के भी आ जाते थे, जिसकी वजह से उसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को काफ़ी अवॉइड करना पड़ता था। वो धीरे धीरे अपने को आइसोलेट करती गई और किसी भी तरह की सोशल गैदरिंग से वो बचने लगी। इस पूरे सिम्टम्स के कॉम्बिनेशन ने एक विशियस साइकिल बनाया, कुचक्र बनाया, जहां सोशल एंजाइटी ने उसकी जो सपोर्टिव रिलेशनशिप्स थी उन्हें बनाने से रोका। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर ने हर छोटे से सेटबैक को, जो उसकी इमोशंस पर जो चोट पहुंचती थी, उसको कैटेस्ट्रॉफिक रूप में बदल दिया। ऐसा लगता था जैसे पता नहीं क्या कुछ बुरा हो जाएगा। और पैनिक अटैक्स ने उसके अवॉइडेंस बिहेवियर को काफ़ी बढ़ावा दिया, री इन्फोर्स किया। अर्ली 30s तक, मतलब जब वो 30, 31, 32 साल की हुई,
तब तक आयशा की लाइफ काफ़ी श्रिंक हो चुकी थी। बहुत ही ख़राब उसकी दोस्तियां हो गईं, करियर ग्रोथ अटक चुकी थी और अपने ही शरीर में वो ट्रैप होकर बंध चुकी थी और ये गंदी फीलिंग उसके मन में हमेशा बनी रहती थी। सब कुछ बदल गया फैमिली वेडिंग में, जब उसका एक पब्लिक में ब्रेकडाउन हुआ। रिलेटिव्स के सामने उसको सीवियर पैनिक अटैक हुआ। उसके बाद वो जोर जोर से रोने लगी, जिससे वो बड़ी ह्यूमिलिएटेड हुई, मतलब बहुत बेइज्जती सी महसूस हुई उसे, और इसने उसको एक्सपोज कर दिया। लाइफ के उस सबसे निचले स्तर पर उस पल में उसने फाइनली प्रोफेशनल हेल्प ली। एक साइकेट्रिस्ट और एक लाइसेंस्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को उसने कंसल्ट किया, उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स की, जिनकी एक्सपर्टीज एंजाइटी और ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड केयर में थी, मतलब जो ट्रॉमेटिक मेमोरीज और ट्रॉमेटिक इमोशन से डील करते हैं, ऐसे एक्सपर्ट्स। साइकेट्रिस्ट ने ट्रीटमेंट की शुरुआत SSRI एंटी डिप्रेसेंट से की, जो कि एंजाइटी में भी दी जाती है, खासकर कि एसाइटेलोप्रेम से, जो कि मल्टीपल डिसऑर्डर्स में, कई सारी बीमारियों में एंजाइटी सिम्टम्स की जो बायोलॉजिकल इंटेंसिटी है उसको कम करने में काफ़ी इफेक्टिव मानी जाती है। इनिशियल जो एडजस्टमेंट पीरियड था उसमें जो एक्यूट पैनिक अटैक्स थे उनको मैनेज करने के लिए बेंजोडायजेपिन की एक दवा भी जोड़ी, जिसको कि कुछ ही हफ्तों के लिए उसे प्रिस्क्राइब किया गया। 5 से 7 हफ्तों के अंदर रिजल्ट्स दिखने लगे और ये काफ़ी बड़े बदलाव थे। उसकी जीवन में काफ़ी बड़ा परिवर्तन आया। पैनिक अटैक्स की फ्रीक्वेंसी और सीवियरिटी दोनों में काफ़ी गिरावट आई। GAD की जो कांस्टेंट, जो चिंता देने वाली, दिमाग को झकझोरने वाली जो चिंताएं थीं, उनकी झंझनाहट उसके मन में कम हुई। दिमाग में जो बैकग्राउंड नॉइज चलती थी वो भी खत्म हुई। और आयशा फाइनली बिना किसी रेसिंग थॉट्स के, मन में दौड़ने वाले विचारों के बिना, अब पूरी रात आसानी से सोने लगी थी। इन इम्प्रूवमेंट्स ने उसे बेसिक लेवल पर फिर से फंक्शन करने की परमिशन तो दे दी। अब उसे अपने काम पर बहुत ज़्यादा उल्टी महसूस नहीं होती थी, जो कि पहले हो जाया करती थी। खासकर कि जब उसको अचानक से मीटिंग में बुलाया जाता था, तब वो उन्हें अच्छे से हैंडल कर पा रही थी और बिना किसी फिजिकल कोलैप्स के, शारीरिक रूप से कमज़ोर हुए बिना, अब वो फैमिली गैदरिंग्स को भी अटेंड करने लगी। फिर भी रिलीफ के लिए शुक्रगुजार होने के बावजूद आयशा और उसकी जो साइकोलॉजिस्ट की, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स की जो टीम थी, वो साफ तौर पर समझती थी कि दवाएं तो बस पहला कदम है, कभी भी ये कंप्लीट सॉल्यूशन या कोई क्योर नहीं है। मेडिसिन मुख्य रूप से न्यूरोकेमिकल लेवल पर काम करती थी। सेरोटोनिन को बैलेंस करके ब्रेन और बॉडी में जो ओवर एक्टिव जो फियर रिस्पॉन्स होते हैं उनको ये हल्का करती थी। इसने फिजियोलॉजिकल स्टॉर्म, शरीर में जो एकदम तूफान सा आता था, उसको तो शांत किया, ताकि थेरेपी आसान हो सके, उसे लेना पॉसिबल बन सके। लेकिन उसके जो सफरिंग थी, उसकी गहरी जड़ों को दवाइयां छू नहीं सकी थी। सिर्फ दवाइयां लेने से बचपन के जो घाव हैं वो हील नहीं होते। खासकर कि उसकी माँ से मिला जो बहुत ही गंदा क्रिटिसिज्म था, जो उसको धिक्कारती थी, या उसके फादर की जो इमोशनल एब्सेंस थी, उससे जो उसके मन में घाव बैठे थे, वो इन दवाओं से दूर हो ही नहीं सकते थे। उसने अभी भी अपने उन नेगेटिव बिलीफ्स को नए तरीके से शेप नहीं किया था, उनको बदला नहीं था, जो कि उसको बहुत गहरे में बहुत ही अनवर्दी, नालायक सा महसूस कराती थी, या उसको खुद को वैल्यूएबल देखने में, इंपॉर्टेंट देखने में मुश्किल पैदा करती थी। दवाओं ने उसकी जो परफेक्शनिस्टिक होने की और पीपल प्लीजिंग पर्सनैलिटी होने की जो आदतें थी उनको बिल्कुल भी नहीं बदला। सीधे तौर पर दवाइयाँ इन पर्सनैलिटी ट्रेट्स पर तो असर कर ही नहीं सकती, और ये सालों की कंडीशनिंग से उसने ये ट्रेड्स को पाला पोसा था, मतलब उसके ये ट्रेड्स बढ़ गए थे बहुत, क्योंकि कई सालों का अनुभव हो चुका था इन ट्रेड्स के हिसाब से बिहेव करने का। और ये सारे जो ट्रेड्स थे, पीपल प्लीजिंग बिहेवियर, परफेक्शनिस्टिक बिहेवियर, ये उसके ऑटोमेटिक सर्वाइवल मैकेनिज्म बन चुके थे। दुनिया में जीने का एक ढंग बन चुका था उसका, जिसमें कि इन ट्रेड्स की बहुत बड़ी भूमिका थी। ये दवाइयाँ उसके बॉडी इमेज से जुड़े जो शर्म थी उसको भी रिजॉल्व नहीं कर सकती थी, और उसके अंदर एक सही सेल्फ कॉन्फिडेंस को दोबारा से बनाने में भी मदद नहीं कर सकी थी। इन इश्यूज के लिए आयशा को एक्टिव साइकोलॉजिकल वर्क करना जरूरी था, साथ ही बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स करने जरूरी थे, अपने मन को, बिलीफ्स को बदलना जरूरी था, और इमोशनल प्रोसेसिंग करने की जरूरत थी, जिसे कोई दवा नहीं कर सकती थी। अगर हम सही मायने में देखें तो जो SSRI दवाइयां हैं, ये इमोशन के बैलेंसर या स्टेबलाइजर का काम करती हैं, या ये कहें कि ट्रेनिंग व्हील्स की तरह काम करती हैं। मतलब ये एक सहारा देती हैं, सेफ्टी और सपोर्ट देती हैं, और मन में जो इतनी तेज इमोशंस हैं
इसका जो पूरा तूफान आता है मन में, उसको कम करने में बहुत मददगार साबित होती हैं। और ये इसलिए ज़रूरी होता है ताकि रिकवरी के जो मुश्किल प्रोसेस हैं, जिसमें कि वो अपने अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है और अपनी लाइफ में मीनिंगफुली इंगेज हो सकती है, इस पूरे प्रोसेस में सहारा देने के लिए ये दवाइयाँ शुरुआत में ज़रूरी होती हैं। ये जो इनिशियली शुरुआत में जो उसको बायोलॉजिकल सपोर्ट मिला दवाओं के रूप में, इसके बिना उसका एंजाइटी लेवल इतना हाई होता कि वो थेरेपी सेशंस में कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती थी, उसको खास कुछ प्रोग्रेस मिल ही नहीं सकती थी। इनफैक्ट वो रेगुलर थेरेपी सेशंस अटेंड ही ना कर पाती, होमवर्क असाइनमेंट्स जो होते हैं, टास्क होते हैं, उनको भी पूरा ना कर पाती, या जो डर लगने वाली जो सिचुएशंस हैं उसमें छोटी मोटी जो एक्सपोजर एक्सरसाइज हैं उनकी कोशिश भी ना कर पाती। पर मेडिसिन ने उसे वो समय दिया, वो स्पेस दिया, ताकि वो अपने को तैयार कर सके। और जो रियल हीलिंग है, जो धीरे धीरे अलग अलग स्टेजेस पर, अलग अलग लाइफ के एरियाज पर काम करने से आएगी, उसके लिए मेडिसिन का लिया जाना काफी जरूरी था। क्योंकि वहां पर उसको हर फेज पर अपने कई सारे जो मुश्किल से कॉम्प्लेक्स से जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करना होगा और एक एक परत दर परत उनको मिटाना होगा। तब जाकर वो पूरी तरह से एंजाइटी की ये जो क्रोनिक कंडीशन है इससे मुक्त हो पाएगी। अब बात करेंगे पहले स्टेज के बारे में, सिम्टम स्टेबिलाईजेशन, मतलब सिम्टम्स का स्थिर होना, या ये कहें कि सिम्टम्स का करीब करीब खत्म हो जाना। और ये प्रोसेस होता है 1 से 8 हफ्ते के अंदर, मतलब करीब 2 महीने के अंदर पहला स्टेज अचीव होना चाहिए। पहले 8 हफ्ते में जो सबसे मेन गोल है वो बहुत सीधा था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, लेकिन वो बहुत ज़रूरी था। और वो था कि फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल तूफान को शांत करना, ताकि डेली लाइफ मैनेजेबल हो सके और बिना किसी कांस्टेंट क्राइसिस के अपने को संभाला जा सके। SSRI के थेरेप्यूटिक लेवल्स तक पहुंचने और कुछ समय तक बेंजोडाइजेपिन के साथ बहुत एक्यूट पैनिक मोमेंट्स में एक बहुत ही सटीक रिलीफ देने से आयशा को एक बहुत ही वास्तविक सा, रियलिस्टिक सा अपने अंदर शिफ्ट महसूस हुआ। पैनिक अटैक्स जो पहले अनप्रिडिक्टेबल अर्थक्वेक जैसे लगते थे, भूकंप जैसे लगते थे, अब वो बहुत रेयर हो गए, कभी कभार आते थे। और जब होते भी थे तो वो पहले जितने उतने डरावने नहीं रहे। फिजिकल सिम्टम्स ने अपनी जो ओवरवेलमिंग, तूफान मचा देने वाली जो इंटेंसिटी थी वो भी खो दी, जिसकी वजह से अब वो उन सिम्टम्स को टेम्परेरी मान पाती थी और उनको लाइफ थ्रेटनिंग के तौर पर नहीं देखती थी। उसकी जीएडी की जो वरी थी, चिंता थी, जो पहले 24 घंटा अपने अंदर एक इंटरनल डायलॉग की तरह चलती रहती थी और वो कैटेस्ट्रोफाइज करती थी, अब वो काफ़ी हल्की पड़ चुकी थी और दिमाग के अंदर कहीं पड़ी हुई महसूस होती थी, जिसे वो अपनी मर्जी से स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकती थी। अब उसका कंट्रोल था अपनी नेगेटिव मेमोरी और इमोशन पर। सोशल एंजाइटी पर अभी भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी वो आधे घंटे की अपनी जो टीम के साथ जो वीडियो कॉल होती थी उसमें रूम से बिना भागे, बिना कोई एक्सक्यूज़ दिए आराम से बैठ जाती थी। पहले वो किसी किसी बहाने से कभी टॉयलेट जाना है, पानी पीने जाना है, कुछ फ्रूट खाना है, ऐसे करके उठ जाती थी, पर अब वो ये एक्सक्यूजेस नहीं दे रही थी। ये जो शुरुआती सक्सेस थी ये उसको काफ़ी ताकत दे रही थी, जिसकी मदद से उसने एक नई जागरूकता अपने अंदर महसूस करनी शुरू की। जैसे जैसे एक्यूट सिम्टम्स, बहुत तेजी से उठने वाले लक्षण स्टेबिलाईज हो गए, आयशा उन पैटर्न्स को नोटिस करने लगी जिन्हें उसने पहले पैनिक अटैक की वजह से या अवॉइडेंट बिहेवियर की वजह से मन में कहीं दबा रखा था। उदाहरण के लिए उसने रियलाइज किया कि वो कितना ऑटोमेटिकली, कितना जल्दी पीपल प्लीजिंग मोड में स्लिप कर जाती थी। एक्स्ट्रा वर्क प्रोजेक्ट्स पर हाँ कह देती थी, जिससे कि उसका इंप्रेशन बना रहे, पर उसको करने की उसमें कैपेसिटी तो थी ही नहीं, फिर भी हाँ कह देती थी। या कन्वर्सेशंस में हमेशा स्माइल करते रहना, दूसरे को खुश करना, जो कि उसे बहुत ही थका देता था। कोई बात से अगर वो डिसएग्री करती तो उसे कह नहीं पाती थी, क्योंकि उसे लगता था कि कोई दूसरा डिसअपॉइंट ना हो जाए। उसकी जो परफेक्शनिस्टिक ट्रेड थी, जो पहले उसके हमेशा बिजी रहने के पीछे छुपी हुई थी, अब शांत मन के दौरान जब एंजाइटी कम थी वो एक्सपोज हो गई, मतलब बाहर निकल आई। अब उसने पाया कि ईमेल भेजते समय छोटे छोटे वर्ड या ग्रामर के ऊपर भी वो कई घंटों तक ऑब्सेस करती रहती थी। इसको वो नोटिस करने लगी थी, जो पहले उसने ध्यान ही नहीं दिया था। पहले वो डर जाती थी कि कोई छोटी सी गलती उसकी नालायक होने को रिवील ना कर दे। अब उसने इसको नोटिस करना शुरू किया पहली बार कि ये भी एक प्रॉब्लम है। बॉडी इमेज इश्यूज भी अब पहले के मुकाबले ज्यादा सतह पर आ गए। पहले वो शीशे के सामने आकर जल्दी से अपने लुक्स चेक करके वहां से भाग जाती थी, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ।
उसने काफी देर तक शीशे में खुद को देखना स्वीकार लिया। उसने काफी देर तक खुद को शीशे में देखा और पुरानी जो शेम वाली, शर्मिंदगी वाली जो फीलिंग्स थी वो तेजी से उसके मन में लौट आई। वो बोली कि मैं तो अभी भी काफी भारी, काफी बदसूरत सी दिखती हूँ। इसने उसे याद दिलाया कि उसकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कितना ज्यादा उसके अपीयरेंस से जुड़ चुकी है। वो इन सारी फीलिंग्स को अब नोटिस करने लगी थी। अब उसको फैमिली डायनेमिक्स में जो परेशानियां थी वो भी उसके मन में अब आने लगे, उन्हें भी अब वो नोटिस करने लगी। एक शाम को उसकी मदर ने कॉल करके आयशा को उसके वर्क फ्रॉम होम वाली रूटीन के लिए उसे आलसी कह दिया और उसे कहा कि वो कितनी लापरवाह है जो घर से ही काम कर रही है, उसे तो रोज ऑफिस जाना चाहिए। ये सुनते ही उसके बचपन की जो मेमोरीज थी जिसमें उसको कंपेयर किया जाता था, वो सारी थॉट्स उसके मन में गूंजने लगी और उससे उठने वाला गिल्ट और सेल्फ डाउट, उसकी लहरें उसके मन में ट्रिगर हो गई। ये सारे जो चैलेंजेस अब वो अपने सामने नोटिस कर रही थी, ये सारे कोई सेटबैक नहीं थे, ये कोई सिर्फ ट्रॉमेटिक मेमोरीज नहीं थी, बल्कि नेचुरल तौर पे, प्राकृतिक रूप से उसके मन उसको ये सच्चाई उसके बारे में दिखा रहा था। अब उसके मन के अंदर बैठे गहरे इश्यूज ऊपरी सतह पर आ गए थे। जैसे जैसे उसका नर्वस सिस्टम रेड अलर्ट वाले मोड से बाहर आया, जहां वो हमेशा चौकन्नी रहती थी, अलर्ट रहती थी, क्योंकि उसको एंजाइटी, पैनिक अटैक होते थे। पर अब जब उसकी ये सारी एंजाइटी शांत हुई, मन में होने वाली उथल पुथल शांत हुई, तब उसके मन में बैठी गहरी साइकोलॉजिकल परतें जो हमेशा से वहीं थी, पर अब वो उसके सामने प्रकट हो गई। उसका ध्यान उन पर जाने लगा। इस स्टेज के दौरान यह जरूरी नहीं था कि आयशा बहुत डीप साइकोलॉजिकल वर्क करे। ज्यादा जरूरी था कि वो अपनी कंसिस्टेंसी बनाए, दवाइयां लेती रहे, अपने में सिम्टम्स को संभालने की ताकत बनाए रखे और अपने इलाज पर फोकस्ड रहे। बस इसी की जरूरत थी और ऐसा आयशा ने किया। आयशा रेगुलर साइकेट्रिस्ट के साथ फॉलोअप्स में जाती रही ताकि मेडिकेशन के जो साइड इफेक्ट्स हैं उनको मॉनिटर किया जा सके और जैसे जैसे जरूरत हो दवा को एडजस्ट किया जा सके। जबकि उसकी थेरेपिस्ट ने बहुत बेसिक से जो कोपिंग टूल्स होते हैं वो इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि बेसिक सी ग्राउंडिंग टेक्निक्स जिसमें 4-7-8 वाला ब्रीदिंग स्टाइल फॉलो किया जाता है, या प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, ताकि जो बचे कुचे जो फिजिकल सिम्टम है एंजाइटी के उनको हैंडल किया जा सके। शुरुआत में यही सब सजेस्ट किया जाता है। अब बहुत लोग होते हैं वो सोचते हैं कि अच्छा, साइकोलॉजिस्ट या ये जो साइकेट्रिस्ट हैं ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के तौर पर तो बस ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही रिकमेंड करते हैं। एक्चुअल में वो शुरुआती स्टेज होता है। शुरू शुरू में पेशेंट को यही सजेस्ट किया जाता है कि वो बस अपने बॉडी में उठने वाले जो फिजिकल सिम्टम्स हैं एंजाइटी के, बस पहले उन्हीं को हैंडल करे और उन्हीं से अपने अंदर एक जागरूकता लाए अपने एंजाइटी के सिम्टम्स के प्रति। और कई लोग इसी को थेरेपी मान लेते हैं, इस वजह से थेरेपी लेना शुरू ही नहीं करते। जबकि असली काम तो थेरेप्यूटिक वर्क जो है वो तो इस स्टेज 1 के बाद शुरू होता है। अभी शुरुआत में साइकेट्रिस्ट ने या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने कोई बहुत बड़े बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए थे, कोई एक्सपोजर एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं बताई, मन में बैठे इमोशंस की अभी जड़ों को टारगेट नहीं किया। ज्यादा जोर था सेफ्टी पर कि वो अपने को सेफ फील करे, रूटीन बनाए और इस पूरे थेरेप्यूटिक प्रोसेस पर ट्रस्ट बनाए, भरोसा करे, ताकि आयशा फ्यूचर सेशंस में भी अपने को नियंत्रित, बैलेंस्ड, संतुलित महसूस करे और थेरेपी के अंदर पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर सके। तो ये शुरुआत में टारगेट होता है साइकेट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का। और इसी स्टेज पर कई लोग थेरेपी को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि अरे, इससे तो साइकेट्रिस्ट का इलाज ही ठीक है, कम से कम दवाइयां कुछ हेल्प तो कर रही हैं। और इसी चूक को ठीक करना जरूरी है, जिसकी वजह से ये वीडियो बनाई जा रही है। अब आता है स्टेज 2, स्किल बिल्डिंग और ग्रेजुअल एक्सपोजर। ये दूसरे से 5वें-6ठे महीने तक चलता है पूरा काम। दूसरे से छठे महीने तक जो इलाज का फोकस है वो सिम्टम स्टेबलाइजेशन से शिफ्ट होकर एक्टिव स्किल बिल्डिंग और अपने फियर्स के स्ट्रक्चर्ड एक्सपोजर पर आ जाता है। इस स्टेज पर थेरेपी जो है वो सेंट्रल इंपॉर्टेंस गेन कर लेता है, जिसमें सीबीटी शामिल होती है, जो एंजाइटी मैनेजमेंट और बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स के लिए खास तौर पर पेशेंट की मदद करती है। आयशा और उसकी थेरेपिस्ट ने साथ मिलकर डिटेल में एक फियर की हायरार्की बनाई, मतलब कि ऐसी सिचुएशंस की लिस्ट बनाई जाए जिसको आयशा अवॉइड करती है, जिनसे बचती है, और इसमें शुरू करे उन सिचुएशन से जो सबसे कम डराती हैं उसे, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो उन सिचुएशन तक पहुंचे जो उसे सबसे ज्यादा डराती हैं। और यहां बात हो रही है सोशल एंजाइटी की। अब ये थेरेप्यूटिक प्रोसेस बहुत आराम आराम से शुरू किया जाता है। जैसे ऑफिस में टीम के साथ जो मीटिंग है उसमें कुछ 1 या 2 सेंटेंसेस बोलना,
फिर किसी कैफे या रेस्टोरेंट में आई कांटेक्ट करके फूड ऑर्डर करना, और फिर बाद में सोशल मीडिया पर कोई एक फोटो डाल देना जिसे कि एडिट ना किया हो, अपनी बिल्कुल रॉ नेचुरल सी फोटो डाली जाए, क्योंकि ये उसके बॉडी इमेज इश्यूज को टारगेट करेगा। आयशा ने कुछ प्रैक्टिकल कॉग्निटिव टूल्स सीखे ताकि सरफेस लेवल पर होने वाली एंशियस थॉट्स को चैलेंज किया जा सके, जो चिंताएं मन में उठती हैं उनको चुनौती दिया जा सके। और फिर कुछ रीफ्रेमिंग स्टेटमेंट सीखी, जैसे उसके मन में विचार आता था कि वो सभी लोग मुझे जज करेंगे कि मैं बहुत ही नालायक हूं, तो इसको एक बहुत ही बैलेंस्ड थॉट से रिप्लेस किया जाए जो कि ज्यादा एविडेंस बेस्ड हो, मतलब जिसका उसकी डेली लाइफ में कुछ प्रूफ हो। एक ऑल्टरनेटिव थॉट सोचना है, जैसे कि ज्यादातर लोग तो अपने काम पर ही फोकस करते हैं और शायद मेरी इन छोटी छोटी डिटेल्स को नोटिस ही ना करें। ऐसे में भी जब कभी उसको पैनिक अटैक होता था, जो कि इस स्टेज के शुरुआत में कभी कभी उसको हो जाता था, क्योंकि इन एक्सपोजर एक्सरसाइज से थोड़ा बहुत एंजाइटी तो होगी ही, तो वो इसे कैटेस्ट्रोफाइज करने की बजाय बहुत मैनेजेबल तरीके से इसको रीफ्रेम करती थी और सिचुएशन से भागने की बजाय डिले करने के टैक्टिक्स इस्तेमाल करती थी, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पर फोकस करती थी और ग्राउंडिंग टेक्निक्स लगाती थी। इससे अब वो अपने अंदर उठने वाले पैनिक अटैक्स को खुद ही संभाल लिया करती थी और दवाओं के ऊपर बहुत ज्यादा अब उसको निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं कि अब उसे दवाइयां छोड़ देनी है, इसका मतलब है कि अब दवाओं के परे वो खुद भी सीख रही थी कि पैनिक अटैक को कैसे हैंडल किया जाए। तो फ्यूचर में उसकी दवाओं पर निर्भरता कम हो जाएगी और आने वाले समय में अगर कभी पैनिक अटैक होता है तो वो खुद ही उसे हैंडल करेगी और उसे एसओएस दवा खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इन सभी 4 महीनों के दौरान दवाएं जो थी वो अपने सबसे हाईएस्ट प्रिस्क्राइब डोज पर कंटिन्यूड रही, मतलब जितना डॉक्टर दे रहा है उतनी ही देते रहे, कम नहीं की अभी दवाइयां, क्योंकि उसे थेरेपी करनी है। थेरेपी में पहले सक्सेस होगी तभी डॉक्टर दवाइयां कम करेंगे। ये नहीं कि चलो अब तो हम थेरेपी लेंगे अब दवाइयों की क्या जरूरत, नहीं, ऐसे नहीं किया जाता। अब उसके लिए जो एक्सपोजर थे वो धीरे धीरे टॉलरेबल बनने लगे, मतलब सहन शक्ति उसकी बढ़ने लगी, और दवाइयां उसको जो जरूरी बायोकेमिकल सपोर्ट था वो देती रहीं, ताकि एक्सपोजर के दौरान जो ओवरवेलमिंग बहुत हावी हो जाने वाली जो एंजाइटी इमोशंस हैं वो उसे परेशान ना करें और उसकी थेरेपी की प्रोग्रेस को रोके ना। जैसे जैसे आयशा ने अवॉइडेंस बिहेवियर्स को कम किया, तो उसके मन की ऊपर की परतों के नीचे से बहुत ही नए और काफी ज्यादा परेशान करने वाले चैलेंजेस धीरे धीरे ऊपर आने लगे, इमर्ज होते गए। चाइल्डहुड से बनी हुई नेगेटिव सेल्फ बिलीव्स पहले से बहुत ज्यादा तेजी से उसके मन में अब गूंजने लगी। अब उसको बहुत क्लियरली दिखने लगा कि छोटे से काम में गलती के बाद जो वो बहुत ज्यादा शेम और एम्बेरसमेंट की फीलिंग्स महसूस करती थी, जैसे कि कोई डेडलाइन मिस हो जाना या थोड़ा सा डिसएग्री कर जाना, तो ये फीलिंग्स जो थी वो डायरेक्टली लिंक करती हुई पाई गई अपने मदर के उन कंपैरिजन से और उन बिलीफ से जो उसने बचपन में डेवलप किए थे, जिसमें उसकी मदर उसे हमेशा वर्थलेस, मतलब नालायक सा बोलती थी। बॉडी इमेज इस पीरियड में और भी बड़ा बैरियर बन गई। आयशा ने काफी इंपॉर्टेंट एक टीम लंच मिस कर दिया, क्योंकि वो अपने आउटफिट में बहुत ही मोटी और बदसूरत फील कर रही थी। इस तरह के इंसिडेंट ने पहली बार उसकी नजरों में ये रिवील किया, ये दिखाया कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना गहरे में उसकी फिजिकल अपीयरेंस से जुड़ा हुआ है। और क्योंकि वो इससे पहले केवल अवॉइड करती थी सिचुएशंस को, इसलिए उसकी ये जो इनसिक्योरिटी की और लो कॉन्फिडेंस की जो फीलिंग्स थी ये दबी रह जाती थी। उसको लगता था ठीक ही तो कर रही हूं अगर सिचुएशन अवॉइड कर दिया तो। मतलब यहां हम देख रहे हैं कि ये सारी चीजें उसे पता तो थी कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। शुरू से जानती थी कि उसको बॉडी इमेज इश्यूज हैं, सोशल एंजाइटी है, घर के अंदर बचपन में काफी क्रिटिसिज्म मिला था, मदर खास करके उसको काफी नीचा दिखाती थी, उसको नालायक सा प्रूव करती थी, क्योंकि अगर वो छोटी सी भी गलती करती तो उसको बहुत ही हीन भावना का महसूस कराया जाता था। पर पहले उसके लिए ये फीलिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं थी, उसके लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो एंजाइटी अटैक था। पर जब दवाइयों ने एंजाइटी अटैक कम किए तो धीरे धीरे वो समझने लगी कि कैसे उसके ये जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं जो उसने खुद डेवलप किए या घर के माहौल से डेवलप हुए, इनको एड्रेस करना भी कितना जरूरी है, क्योंकि ये सारी जो नेगेटिव थॉट्स थी ये उसके मन में बार बार उफान पकड़कर दिखती रहती थी। तो इसलिए दवाइयों ने शुरू का काम तो कर दिया, पर ये जो गहरी परतें मन में बैठी हैं जिसकी वजह से वो बहुत डरी हुई रहती थी, परफेक्शनिस्टिक रहती थी, इनको दवाइयां छू नहीं पाई थी और इनको एड्रेस किया जाना भी जरूरी था, ताकि आयशा पूरी तरह से अपने सारे जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, कंसर्न्स हैं, उनको रिजॉल्व कर सके। आयशा के फैमिली डायनामिक्स कुछ समय के लिए काफी बुरे हो गए। मतलब जब आयशा ने पहली बार अपनी बाउंड्री सेट करने की कोशिश की
अपने और मदर के बीच एक लकीर खींचने की कोशिश की, जिसमें कि उसने अपने मदर के द्वारा लास्ट मिनट में फैमिली गैदरिंग को होस्ट करने की रिक्वेस्ट की थी, उसे आयशा ने आराम से मना कर दिया। तो कुछ देर तक उसकी मम्मी की चुप्पी के बाद उसको अपने मम्मी के अटैक्स का सामना करना पड़ा, और इस बार वो इसका सामना कर गई। एक के बाद एक गिल्ट में डालने वाले इतने सारे टेक्स्ट का उसको सामना करना पड़ा, जो उसके यंग डेज के धिक्कारने, क्रिटिसाइज करने, शर्मिंदा करने वाले शब्दों को दोहराता हुआ दिखाई पड़ता था। अपने रिलेशंस में जो उसने ये पुल बैक किया, अपने को थोड़ा पीछे हटाया और चीज़ों को साफ रूप से जब देखा, तो उसे बड़े चौंकाने वाले सच अपनी आंखों के सामने चलते हुए दिखाई दिए। वो अपने पर क्वेश्चन करने को मजबूर हो गई कि क्या उसकी रिकवरी की कीमत ये होगी कि उसे अब फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। मतलब अपने परिवार में अब उसको दूरियां बनानी पड़ेंगी क्योंकि अब उसे रिकवर होना है। क्या ये रिकवरी इस लायक है कि अब वो अपने परिवार में किसी तरह की कड़वाहट क्रिएट करे सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको अब मेंटल हेल्थ अच्छा करना है। तो थोड़ा गिल्ट उसके अंदर तो आया, पर उसके अंदर से जवाब यही आया कि अब मुझे अपने को ठीक करने के लिए अपने पुराने रिएक्शंस और उन पैटर्न्स को तोड़ना पड़ेगा, चाहे कोई दूसरा मुझसे कुछ समय के लिए ही सही नाराज़ ही क्यों ना हो जाए। पर मुझे अब खुद को मजबूत करना है और सालों से अपने मन में दबे हुए ये जो बिलीव्स हैं, बिहेवियर्स हैं, इनको अब दूर भगाना है। उसके परफेक्शनिज्म और पीपल प्लीजिंग के ट्रेड्स भी अब नए रूप में इंटेंसिफाई हो गए। वो हर थोड़े से एक्सपोजर के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करने लगी, कुछ इस हद तक कि वो एग्जॉस्ट होने लगी, जिसने दिखाया कि ये जो पर्सनैलिटी पैटर्न्स हैं वो आज से पहले एक प्रोटेक्शन के रूप में काम करते थे, लेकिन अब रीवायरिंग की ज़रूरत थी। ब्रेन की कुछ ऐसी रीवायरिंग जिसको कि अब अपने एफर्ट से किया जाना ज़रूरी है। ये अपने आप नहीं होगा, जो उसने पहले सीख लिया अब उसको धीरे धीरे मिटाना होगा। इस स्टेज में जो सबसे मेन साइकोलॉजिकल वर्क किया गया वो कई अलग अलग एरियाज पर टारगेट करता था, इसीलिए ये काफ़ी डिमांडिंग था, काफ़ी मेहनत लगनी थी इस स्टेज में। आयशा ने डेली अपने थॉट रिकॉर्ड मेंटेन करे ताकि वो अपने एंजाइटी की थॉट्स को, बिलीव्स को ट्रैक कर सके और उनको चैलेंज करके बदल सके। बॉडी इमेज से उठने वाले डिस्ट्रेस को डिसेंसिटाइज करने के लिए मिरर की शीशे के सामने एक्सपोजर एक्सरसाइजेस की, उनमें खुद को इंगेज करती रही और थेरेपिस्ट के साथ कुछ रोल प्ले एक्सरसाइजेस की, जिसके ज़रिए वो असर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल को उसने सीखना शुरू किया। मतलब कैसे अपनी बात दूसरों के सामने रखी जाए बिना ये परवाह किए कि दूसरा क्या सोचेगा या दूसरे को वो नाराज़ कर सकती है। बिना इसकी चिंता किए अब उसने ये सीखना चाहा कि वो दूसरों के साथ अपने मन की बात कैसे रख सकती है। मतलब पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड कैसे बंद करे, इस पर उसने जोर देना शुरू किया इस स्टेज में। वो शायद फर्स्ट टाइम ये चीज़ नोटिस कर रही थी कि उसकी जो पीपल प्लीजिंग हैबिट है वो उसे किस तरह से लोगों के साथ रिलेशनशिप में इमोशनली अटका के रखती थी और उसके जो ऑथेंटिक कनेक्शन है उनसे वो दूर हो रही थी। ये जो 3-4 महीने थे ये बहुत थकाने वाले थे। इसमें उसने काफ़ी काम किया खुद पर। एक्सपोजर एक्सरसाइज का थोड़ा फटीग भी आया क्योंकि वो कई बार दिन में एक्सपोजर करने लगी थी और कई बार ऐसे पल आते थे जब उसके मन में फिर से वो डाउट आ जाते थे कि पता नहीं ये सब काम करेगा या नहीं, या वो पहले वाले तरीके से सोचने लगती थी। फिर भी उसने अपने कोपिंग स्किल्स की एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन बनानी शुरू कर दी थी और उसने प्रूव किया कि छोटे छोटे कंसिस्टेंट रेगुलर एक्शन से वो धीरे धीरे अपनी एंजाइटी की जकड़ को कमज़ोर कर सकती है। अब आता है स्टेज 3, कोर बिलीव्स को बदलना और साइकोसोशल रीबिल्डिंग करना। और ये स्टेज चलेगा छठे से 14वें महीने तक, 12 या 14 महीने तक, मतलब कुल मिला के 6-8 महीने तक। मतलब थेरेपी प्रोसेस लंबा होता है। तीसरा स्टेज जो कि 6 से 14 महीने तक चलना है, ये सबसे बड़ा बदलाव का कारण बनने वाला था। इसमें आयशा को अपने मन में बैठी जो सबसे डीपेस्ट जड़ें हैं, गहरे में बैठे जो उसके जो डर हैं, बिलीव्स हैं, उनको अब टारगेट करना था। उसके कोर नेगेटिव बिलीव्स, उसके बचपन के घाव, उसकी डे टू डे आदतों में बसे हुए पर्सनैलिटी पैटर्न्स और उसके आइडेंटिटी के लेवल के अपने पर्सनल इश्यूज। थेरेपी अब स्टैंडर्ड सीबीटी से इवॉल्व होकर स्कीमा थेरेपी तक गई। मतलब डॉक्टर ने अब उसको स्कीमा थेरेपी कराई, एक ऐसी स्पेशलाइज्ड अप्रोच जो शुरुआती जीवन में, अर्ली लाइफ में बने हमारे जो बहुत गहरे में बैठे जो इमोशनल स्कीमाज हैं उसको टारगेट करती है। साथ ही इसमें फैमिली सिस्टम्स थेरेपी पर फोकस किया और सेल्फ कंपैशन की प्रैक्टिसेस को भी अपनाया गया,
जिसमें माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपीज की काफ़ी बड़ी भूमिका रही। अब आप में से बहुत से लोग जो सीबीटी के बारे में तो बहुत कुछ जान चुके हैं, बट आपने शायद इन थेरेपीज का नाम भी ना सुना हो। तो अब आपको कुछ नई चीज़ें सुनने को मिलेंगी। यह शिफ्ट बहुत ज़्यादा लिबरेटिंग था, मुक्त करने वाला था, और बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल भी था। बहुत अंदर के बैठे हुए नेगेटिव इमोशन से अब उसको डील करना था। आयशा ने मदर की बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करने वाली और फादर की इमोशनल एब्सेंस की जो स्पेसिफिक मेमोरीज थी, उनको प्रोसेस करना शुरू किया कि बचपन में कब मैंने ये सब चीज़ें हैंडल की। अब इस स्टेज पर वो अपने पुराने जो ट्रॉमेटिक मेमोरीज थी उनको प्रोसेस करके, उनके बारे में बात करके, उनसे जुड़े इमोशनल इम्पैक्ट को अब रिजॉल्व कर सकती थी। धीरे धीरे उसने ये समझना शुरू किया कि कैसे इन चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस ने ही उसके अंदर आई एम नॉट इनफ, मुझे परफेक्ट होना है, मैं काफ़ी नहीं हूँ, इस स्कीमा को उसके नर्वस सिस्टम में एक फंडामेंटल ट्रुथ के तौर पर वायर कर दिया था, बजाय इसके कि हम कहें कि ये बस एक गलत सोच का तरीका था। स्कीमा थेरेपी में गाइडेड इमेजरी और चेयर वर्क एक्सरसाइजेस के जरिए उसने इनर क्रिटिक वॉइस से डायरेक्ट डायलॉग किया, जो एग्जैक्टली उसके मदर की जैसी लगती थी, और ऑटोमेटिक तौर पर दिया जाने वाला एग्रीमेंट की बजाय सेल्फ कंपैशन से उसने रिस्पॉन्ड करना सीखा। बॉडी इमेज वर्क इस फेज में काफी गहराई पकड़ गया। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग से उसने अपनी वर्थ को अपनी अपीयरेंस से सेपरेट करना सीखा, जबकि बॉडी न्यूट्रलिटी एक्सरसाइजेस जैसे डेली ग्रेटिट्यूड थॉट्स को स्कैन करना, इसने उसे कई साल बाद बहुत टाइट फिटिंग क्लोथ्स पहनने और बिना किसी फिल्टर के फोटो को पोस्ट करने में उसे काबिल बना दिया, जिससे कि अब उसको बहुत एंजाइटी भी नहीं होती थी। उसने सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के भी कई बिहेवियर एक्सरसाइजेस की। अपने को लायक प्रूफ करने के जो एक्सपेरिमेंट्स उसने किए, उसके जरिए वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करती गई। जहां आयशा डेली एक्टिविटीज सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए प्रैक्टिस करती रही, बजाय इसके कि उसे कोई अप्रूवल मिले या किसी की वो वैलिडेशन को ढूंढे। 10वें महीने के आसपास जब उसके सिम्टम्स बहुत माइल्ड हो गए थे और काफ़ी हफ्तों से वो स्टेबल बने हुए थे और उसकी जो कोपिंग स्किल्स थी वो भी काम कर रही थी, तो साइकेट्रिस्ट ने अब पहली बार एसएसआरआई मेडिकेशन को धीरे धीरे टेपर करना शुरू किया, मतलब उसे कम करना शुरू किया। यह प्रोसेस ग्रेजुअल था, धीरे धीरे होना था, और बहुत क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत थी ताकि विड्रॉल इफेक्ट्स या सिम्टम्स के रीबाउंड को रोका जा सके। इस तरह दवा ने एक ब्रिज के तौर पर काम किया और अपना पर्पस पूरा कर लिया, और साइकोलॉजिकल टूल्स, जिसके बाद आयशा साइकोलॉजिकल टेक्निक्स की मदद से अपनी रिकवरी को आगे बढ़ा पाई, और जो मेन फोकस था वो अब रियल थेरेपी प्रोसेस पर आ गया, जिसमें उसको साइकोलॉजिकल वर्क करना था। जैसा कि इस डीप स्टेज में एक्सपेक्टेड था, नए चैलेंजेस बाहर आने लगे, जिसके लिए पहले से भी ज़्यादा ताकत और एक रेगुलर वर्क की ज़रूरत थी। उसकी जो परफेक्शनिस्टिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स थे, जो कि पहले काफ़ी छुपे हुए थे, अब वो धीरे धीरे बाहर आने लगे। वो अब एक परफेक्टली रिकवर्ड पर्सन बनने की कोशिश में लग गई, जिससे उसका बर्नआउट हो गया। मतलब रिकवरी में भी वो अपनी परफेक्शन ढूंढने लगी। हर सेशन को बिना किसी कमी के पूरा रेगुलर होमवर्क करके अटेंड करने की उसकी जो आदत थी, उसका जो बिहेवियर था वो दिखने लगा। और अगर वो थेरेपी का कोई सेशन मिस करती थी तो इसके लिए वो खुद को बहुत कोसती थी, पर इसके लिए काफ़ी सेल्फ कंपैशन का वर्क खुद पर करना ज़रूरी था, ताकि थेरेपी प्रोसेस नेचुरल हो। ऐसा ना हो कि उसके लिए खुद को प्रेशर दिया जा रहा है। घर के डायनामिक्स को लगातार ध्यान दिया जाना ज़रूरी था, और कई बार ये जो इन्वेस्टिगेशन थी ये काफ़ी पेनफुल होती थी, क्योंकि रिश्तों की कड़वाहट का सामना करना पड़ता था। आयशा ने अपनी मदर के साथ बहुत ही लिमिटेड कांटेक्ट रखना शुरू किया, और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड से कांटेक्ट बनाने वाले एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए, और कुछ असर्टिवनेस की कम्युनिकेशन स्क्रिप्ट्स की प्रैक्टिस भी की, जिसमें वो अपने को और दूसरे के प्रति थोड़ा काइंड एटीट्यूड रखने पर जोर देती थी। मतलब गुस्सा नहीं निकालना था, बात आराम से करनी थी, पर कैसे करनी है, कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, इसके लिए उसे कुछ स्क्रिप्ट पर काम करना पड़ा। इससे ग्रीफ की मन में लहरें उठने लगी। उसको एक गहरी उदासी ने पकड़ लिया, क्योंकि वो जैसा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप चाहती थी, जिसकी उसको हमेशा से तमन्ना थी, पर उसे कभी मिला नहीं था, इसका उसको अब अफसोस होने लगा। जिससे उसको थोड़ी आज़ादी तो मिली, क्योंकि अब वो क्रिटिसिज्म के बोझ से दूर हट रही थी। अब वो आलोचना वाले विचार को अपना पर्सनल सच नहीं मानती थी।
बहुत गहरे में बैठे नेगेटिव बिलीव्स जो उसके रिलेशनशिप्स को लेकर थे, अब वो बहुत ताकत के साथ सरफेस पर आने लगे। खासकर कि तब जब उसने कुछ डेटिंग करनी शुरू की, रिलेशनशिप में आई किसी लड़के के साथ, उसने पहचाना कि उसका जो अबेंडनमेंट का फियर है, उसकी वजह से वो अपने पार्टनर्स पर काफी ज्यादा डिपेंड कर जाती है और उनके साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज कर लेती है। जिसमें कि उसने देखा कि उसके जो बचपन के पैटर्न्स थे वो उससे मेल खाता था, जिसमें कि वो प्यार पाने के लिए किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो जाती थी अपने माता और पिता से। 12वें महीने के आसपास छोटे मोटे सेटबैक हुए, जैसे एक बड़ा ही गरमाने वाला फैमिली आर्गुमेंट हुआ जिससे उसको थोड़ा पैनिक अटैक सा आया, जो शुरुआत में तो उसका हौसला थोड़ा तोड़ गया, लेकिन धीरे धीरे आयशा को ये सीखने में मदद मिली कि पुराने जो घाव हैं वो तनाव के समय थोड़ा बाहर आ तो सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि रिकवरी पूरी परफेक्ट होती है। फिर भी क्योंकि उसके पास अब एक बहुत अच्छा टूल किट था, तो वो अब इस पैनिक एपिसोड से बहुत जल्दी से रिकवर कर गई, जो कि पहले कभी संभव हो ही नहीं पाता था। और इसे एक फेलियर की तरह देखने की बजाय एक अपनी जेन्युइन प्रोग्रेस का एविडेंस मानने लगी। इस स्टेज में, जो कि काफी लंबे समय तक चला, उसने मेनली अपने स्कीमा की हीलिंग पर काम किया। हर हफ्ते स्कीमा थेरेपी के सेशंस अटेंड करती थी। चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस और उनसे बने रहने वाले जो लंबे समय तक इम्पैक्ट थे उनको एक्सप्लोर किया, जिसके लिए उसने बहुत अच्छा से जर्नलिंग की। बॉडी इमेज और सेल्फ एस्टीम इश्यूज के बारे में कुछ स्पेसिफिक से ग्रुप थेरेपी के सेशंस अटेंड किए, उसमें पार्टिसिपेट किया। और अपने परिवार, जो कि उसकी बायोलॉजिकल फैमिली थी, उसके बाहर जाकर अपना सपोर्ट नेटवर्क बनाने की कोशिश की, जो कि उसने अपने खुद के प्रयासों से किया। ये जो सारे महीने थे, इसमें काफ़ी इमोशंस में उथल पुथल आई, इमोशनल ग्रोथ बहुत देखी उसने। और ये फेज़ उसके लिए काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव था, परिवर्तन करने वाला था। इस दौर ने ना ही सिर्फ आयशा को एंजाइटी से राहत दी, बल्कि फंडामेंटल लेवल पर गहरे में उसको बहुत डिफरेंट फील होने लगा। अब वो थोड़ा अलग महसूस करने लगी कि वो खुद से और अब दूसरों से, आसपास की दुनिया से एक नए तरह का संबंध बनाने लगी। चौथा स्टेज, मेंटेनेंस और इंटीग्रेटेड लिविंग। 14वें महीने के बाद का फेज। जैसे जैसे वो अपने थेरेपी के 14वें महीने में एंटर करी और उसके बाद उसने जब अपने ऊपर काम जारी रखा, तो आयशा थेरेपी के मेंटेनेंस फेज में एंटर कर गई, जहां ज्यादा जोर अब इस बात पर था कि अपने जो थेरेपी के फायदे मिले हैं उनको मेंटेन कैसे किया जाए। यहां अब एक्यूट रिकवरी पर फोकस नहीं था। ये नहीं कि एंजाइटी कैसे हैंडल करें, फिजिकल सिम्टम्स कैसे मैनेज करें या पैनिक से कैसे डील करें, नहीं। अब ये जरूरी था कि अपने साइकोलॉजिकल चेंजेस को कैसे मेंटेन किया जाए, संभाला जाए, ताकि दोबारा से वो पुराने नेगेटिव पैटर्न्स में रिग्रेस ना कर जाए। अब इस स्टेज में उसका फोकस था कि वो अपनी लाइफ को और ज़्यादा इंगेज होकर जिए और अपने जीवन को और ज़्यादा ट्रुथफुल और ऑथेंटिक बनाए। सोशल एंजाइटी बहुत ही माइल्ड हो गई, कभी कभी होती थी। वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ टीम मीटिंग्स को लीड करती थी। ऑफिस पार्टीज में सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं करती थी, जबकि उसको एंजॉय करती थी। उसने कुछ दोस्त बना लिए थे और अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा रही थी। और उसे अब दोस्तों पर सिर्फ डिपेंड नहीं करना होता था, वो सिर्फ दूसरों की फरमाइशें पूरी नहीं करती थी, जबकि ये रिलेशनशिप्स अब उसकी गिव एंड टेक पर बेस्ड थी। अब उसको रिलेशनशिप्स में कुछ परफॉर्म करने का प्रेशर नहीं था, जबकि वो उसे बहुत हेल्दी तरीके से मेंटेन कर सकती थी। अब आयशा की जो जीएडी वाली जो चिंताएं थी, वो अब कभी कभार ही दिखाई देती थी। और जब होती, तो वो इन अनसर्टेन, अनवांटेड, इंट्रूसिव थॉट्स के स्पाइरल में घिरे बिना उन्हें अपने मन से जाने दे सकती थी। पैनिक अटैक्स ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट हो गए, खत्म हो गए। कभी कभी कुछ महीनों के बाद जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती थी, तो कभी थोड़ा बहुत पैनिक रिएक्शन आता जरूर था, पर जो उसने टेक्निक सीखी थी वो उनको प्रैक्टिस करके एकदम से अपने पैनिक रिएक्शन को मैनेज कर लेती थी। यह स्टेज अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता हुआ दिखाई पड़ा। ऐसे लगा कि अब वो अंधकार से बाहर निकलकर अपने को एनलाइटन कर रही है। नई ताजगी, नया जोश, नई उमंग थी अब जीवन के प्रति। पर फिर भी इसके अंदर कुछ चैलेंजेस तो थे। धीरे धीरे कुछ ना कुछ चुनौतियां तो बाहर आती ही रहती थी, जिसके लिए काफ़ी अलर्टनेस और एडेप्टेशन की ज़रूरत थी। लाइफ में कई सारे ट्रांजिशन होते रहे, कई नए पड़ाव पार करने पड़े, जिसमें कि उसकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की एबिलिटी थी उसकी परीक्षा हुई। और साथ ही नए रिलेशनशिप्स में उसकी जो बाउंड्री सेट करने की जो क्षमता थी, स्किल थी, उसकी भी परख हो गई। काम पर उसका प्रमोशन हुआ,
तो पहली बार वो एक छोटी टीम को मैनेज करने लगी, उसकी जिम्मेदारी उस पर आई, जो कि काफ़ी डिमांडिंग था, जिससे कि उसके अंदर कुछ समय के लिए ऐसी फीलिंग्स आ गई थी जैसे कि वो एक इम्पोस्टर है, मतलब वो नाटक कर रही है, उतनी कॉन्फिडेंट है नहीं जितनी दिखाई पड़ती है। तो इस तरह की इम्पोस्टर फीलिंग्स को भी उसने टैकल किया। इसके लिए उसने सेल्फ कंपैशन एक्सरसाइजेस की, जिससे कि उसने अपने परफेक्शनिज्म के जो ट्रेट थे उसको और कम करने का प्रयास लिया। क्योंकि इम्पोस्टर फीलिंग तब आती है जब आप बिल्कुल परफेक्ट दिखना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप अपना सारा कॉन्फिडेंस दिखा दो। तो इसलिए ऐसे टाइम पर भी उसे अपने परफेक्शनिज्म के एक नए चेहरे से डील करना पड़ा। अब अपने परिवार से वो अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई, जिससे कि वो और ज़्यादा इंडिपेंडेंट बन पाई। ये उसकी आज़ादी का एक नया लक्षण था। लेकिन सेटल होने के तनाव के दौरान कुछ छोटे मोटे बॉडी इमेज के इश्यूज फिर से आए, ट्रिगर हो गए, जिससे उसने फिर से बॉडी न्यूट्रलिटी की प्रैक्टिसेस को फॉलो किया, और इस तरह उसने अपने बॉडी इमेज से जुड़े सेल्फ क्रिटिसिज्म को हैंडल कर लिया। कभी कभी हार्मोनल चेंजेस की वजह से बॉडी इमेज कंसर्न्स में कुछ फ्लक्चुएशंस आती थी, या सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हुए उसे फिर से वो बॉडी इमेज इश्यूज परेशान कर देते थे। लेकिन अब ये जो पल थे उसके सेल्फ केयर की रूटीन के कुछ क्यूज बन गए, कुछ सूचक बन गए, जिसमें अब वो अपनी शर्मिंदगी के कुचक्र में खुद को घिरने से रोक पा रही थी, अपने को ट्रिगर होने से बचा रही थी, और इसमें उसका कॉन्फिडेंस बना रहा। फैमिली डायनामिक्स फिर से इवॉल्व होते रहे, वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए। मदर के कभी कभार मिलने वाले क्रिटिकल कमेंट्स जारी रहे, कभी कभी उसे परेशान करते थे, लेकिन फिर भी आयशा उन्हें एक एब्सोल्यूट ट्रुथ के तौर पर नहीं देखती थी। अब उसको वो अपनी असली सोच नहीं बनाती थी, अब उसे पता था ये तो मेरी माँ की सोच है, मेरी नहीं। उसने हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन किया और बहुत सेलेक्टिवली इंगेज किया अपनी मदर के साथ। साथ ही अपने द्वारा चुने गए कुछ सपोर्टिव फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ अपना रिश्ता मजबूत किया, और ऐसे मेंटर्स जो उसको अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस ऑफर करते थे उनके साथ भी संबंध जोड़े, जिसकी उसको बचपन में कमी महसूस होती थी। पर्सनैलिटी ग्रोथ उसका एक एक्टिव और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस रहा। पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड को, इम्पल्सिस को वो बहुत जल्दी कैच करने में अब स्किल्ड हो गई थी, और बहुत कॉन्शियस तरीके से एक ऑथेंटिक रिस्पॉन्स को चूज करती थी। भले ही इसमें थोड़ी देर का डिस्कम्फर्ट आए या दूसरे के साथ डिसअप्रूवल मिले, दूसरे को डिसअपॉइंट ही क्यों ना करना पड़े, पर फिर भी उसने इंडिपेंडेंट चॉइसेस की इज्जत की। ये जो थोड़ी बहुत चुनौतियां आती थीं, ऑनगोइंग चैलेंजेस थे, इनका मतलब ये नहीं था कि वो अपने पुराने पैटर्न्स पर रिग्रेस कर गई, बल्कि ये अपने जीवन को भरपूरता के साथ जीने के कुछ नेचुरल एलिमेंट्स थे। वे आयशा को रिमाइंड कराते थे कि रिकवरी कोई स्टैटिक एंड पॉइंट नहीं होता। ये नहीं कि किसी एक पॉइंट पर आकर अब आप पूरी तरह से रिकवर हो गए। जो स्किल्स आपने सीखे हैं उनको अलग अलग सिचुएशन में आपको अप्लाई करते रहना पड़ता है, और रियल लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इन टेक्निक्स को अप्लाई किया जाना ये बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह के डायनेमिक स्किल्स हमें सीखने पड़ते हैं। वो अपने थेरेपिस्ट के साथ थोड़े थोड़े समय के बाद सेशन कर लिया करती थी, जब भी ज़रूरत हो, कभी महीने में एक बार तो कभी 3 या 4 महीने में एक बार। और अपनी जो पर्सनल मेंटेनेंस टूल किट थी उसको फॉलो करती थी, जिसमें वो जर्नलिंग करती थी, एक्सरसाइज करती थी, बाउंड्री सेटिंग रिचुअल्स फॉलो करती थी, और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिसेस करती थी। इस फेज में आयशा ने कुछ ऑनलाइन सपोर्ट कम्युनिटीज को ज्वाइन किया, जिसमें काफ़ी सारे एंजाइटी पेशेंट्स थे। उसके ज़रिए उसने दूसरों को इनफॉर्मली, मतलब बिना किसी प्रोफेशनल मोटिव के, लोगों को मेंटर करना शुरू किया। अपनी जर्नी के कुछ अंश उनके साथ शेयर किए, जो उसको अपनी ग्रोथ के लिए काफ़ी पॉजिटिव फील कराते थे। अपनी ग्रोथ पर उसको और ज़्यादा भरोसा आता था, और साथ ही वो दूसरों की हेल्प भी कर पाती थी, खासकर कि अनजान लोगों की, जिससे कि वो अपने को अकेला महसूस ना करें, और इसका भी कॉन्फिडेंस उसको काफ़ी अच्छा लगने लगा। अब एक बड़ी पिक्चर, आयशा की रिकवरी जर्नी कभी भी कोई एक सिंगल ड्रामेटिक क्योर मोमेंट की नहीं थी। ये नहीं कि एक पल आया और सारी एंजाइटी गायब, नहीं। ऐसा नहीं था कि हर लक्षण और हर इशू अचानक से एक रात में गायब हो गया। इसके बजाय यह एक बहुत ही सावधानी से तय किया हुआ सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने वाला प्रोसेस था, जो कि धीरे धीरे अनफोल्ड हुआ, जिसमें हर स्टेज ने डिफिकल्टी की एक नई लेयर को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से क्लियर किया, और अगले जो सेट ऑफ चैलेंजेस थे उनको नेचुरली रिवील किया। अपने आप वो सब चैलेंजेस बाहर निकल के आए, जो कई सालों से अवॉइडेंस और सर्वाइवल स्ट्रेटेजीज की वजह से छिप गए थे। मेडिसिन ने एंजाइटी डिसऑर्डर के
ऊपर सतह पर होने वाले सिम्टम्स को हैंडल करने में तो मदद दी, जिसने कि बहुत जरूरी एक बायोलॉजिकल फाउंडेशन प्रोवाइड की। इसके बिना ये पूरी थेरेप्यूटिक रिकवरी पॉसिबल नहीं थी, जिससे कि उसके मन पर बड़ा बोझ कम हुआ और वो क्लियरली सोचने के लिए तैयार हो सकी और बहुत ही ताकत के साथ थेरेपी में काम कर पाई। शुरू के थेरेपी और एक्सपोजर वर्क ने प्रैक्टिकल कोपिंग स्किल्स तो बिल्ड की, और जो एकदम से जो वो एवोइडेंस पैटर्न शो करती थी उसको भी कमजोर किया। धीरे धीरे उसका मोमेंटम बना और उसके सामने प्रूफ जमा हो गया कि चेंज पॉसिबल हो सकता है। बीच के स्टेजेस ने साइकोसोशल सपोर्ट को रीबिल्ड करने में हेल्प किया, जहां उसने अपने कोर बिलीव्स, फैमिली से मिले हुए घाव, परफेक्शनिज्म और पीपल प्लीजिंग वाले पर्सनैलिटी ट्रेट्स को कम किया। साथ ही बॉडी इमेज स्ट्रगल्स और सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो कमी थी उन पर ध्यान ले जाकर अपनी एक बहुत ही जेन्युइन ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता तैयार किया। बाद के स्टेजेस ने हर चीज को डेली लिविंग में इंटीग्रेट किया। उसे सिखाया कि ये जो टूल्स हैं इनको रियल वर्ल्ड में ट्रांजिशन के लिए यूज किया जा सकता है, रिलेशनशिप्स को मैनेज करने और सेटबैक को हैंडल करने में मदद मिल सकती है, और कैसे इनको फ्लेक्सिबली अप्लाई किया जाए ये उसने धीरे धीरे और भी अच्छे से लर्न किया। हर नया चैलेंज, चाहे वो मदर से फोन कॉल पर क्रिटिसिज्म सुनना हो, एक तनाव से भरे काम के हफ्ते के बाद अपने बॉडी इमेज इश्यूज का दोबारा से सामना करना हो, या बहुत ही मेहनत करने वाला कोई प्रोजेक्ट हो जिसमें उसके परफेक्शनिस्टिक थॉट्स का रिलैप्स होता हो, इन सब को फेलियर का एविडेंस मानने की बजाय उसने इस बात की कंफर्मेशन के रूप में रीफ्रेम किया कि वो अब उन सब पुराने इश्यूज का अच्छे से सामना कर सकती है जिनको पहले वो सहन भी नहीं कर सकती थी, और इसका मतलब है कि अब वो पहले से बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। आज आयशा अपनी एंजाइटी को एक जेल की तरह नहीं देखती, जबकि एक मैनेजेबल कंपेनियन के रूप में डिस्क्राइब करती है, जो कभी कभी कुछ मन में फुसफुसाहट ले तो आती है, पर अब उसकी चॉइसेस को वो डिक्टेट नहीं करती। कई बार पूरा दिन खराब हो जाता है, एंजाइटी थोड़ी सी परेशान करती है, कभी कभी कुछ ऐसे पल आते हैं जब वो सेल्फ डाउट करती है, या रिलेशनशिप्स में कुछ टेंशन आती है परफेक्शनिज्म की वजह से। पर फिर भी वो एग्जैक्टली तौर पर जानती है कि अपने साइकोलॉजिकल टूल्स का कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करना है, किस तरह की कन्वर्सेशंस करनी है, बाउंड्रीज कैसे मेंटेन करनी है, और सेल्फ केयर की कौन सी प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है जिससे कि वो अपने को संभाल पाए। उसकी कहानी बहुत ताकत के साथ यह दिखाती है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कोमॉर्बिड एंजाइटी डिसऑर्डर से कंप्लीट और लंबे समय तक बने रहने वाला रिलीफ पॉसिबल है, जिसमें बहुत ही गहरे में बैठे साइकोसोशल इश्यूज को बाहर निकालना होता है। और ये रिलीफ एकदम से सब कुछ इरेज कर देने के अटेम्प्ट से नहीं आता, बल्कि यह हर एक एक लेयर को आराम से दूर करके स्टेज वाइज उस पर ध्यान देकर, उस पर दवा के मदद से काम करके, अच्छी स्किल सीख के, थेरेपी में थेरेपिस्ट से मदद लेके और सही समय के साथ सही ताकत रखने से आता है। किसी भी व्यक्ति के लिए जिसका एक्सपीरियंस आयशा जैसा इको करता हो, चाहे उसके फैमिली के कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे ही कुछ मिलते जुलते हों, नेगेटिव सेल्फ बिलीफ्स हों, बॉडी इमेज के कंसर्न्स हों, या पर्सनैलिटी के कुछ ऐसे पैटर्न्स जिसकी वजह से बहुत स्ट्रगल होती हो, उनके लिए सबसे जो उम्मीद वाला होपफुल मैसेज है वो ये है कि रिकवरी के दौरान डीपर इश्यूज का सरफेस करना एक्चुअली मीनिंगफुल प्रोग्रेस का साइन है, इंडिकेटर है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बीमारी लौट आई, आप पुराने पैटर्न्स में रिग्रेस कर गए, नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी प्रॉब्लम्स तो बहुत बढ़ गई हैं, अब तो एंजाइटी कभी दूर ही नहीं जाएगी, अब तो लगता है कि हमें जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी, नहीं, ये सब मतलब नहीं होता इसका। सही सपोर्ट लेने से और एक एक कदम बढ़ाने से, अपनी इच्छा के साथ अगर आप आगे बढ़ें कंप्लीटली, तो एक भरपूर जीवन, आज़ादी वाला जीवन, और साथ ही एक सच्चा और बेहतर जीवन अपनाना ना ही केवल पॉसिबल है, जबकि ये पूरी तरह से हासिल किया जा सकता है।